हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो देखो, इससे पहले कि मैं भी भूल जाऊं और आप भी वीडियो की भावनाओं में एकदम ही बह जाओ, मैं आपको याद दिला देता हूं कि अगर वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन रेड दिख रहा है तो उसे टच करके ग्रे बना दो। कुछ नहीं जाता, बहुत जल्दी हम लोग 500 के भी करना चाहते हैं, तो इसीलिए बस। तो घर की मुर्गी दाल बराबर, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। दूर से देखा तो अंडे उबल नहीं, ये वाला यहाँ पे नहीं जाएगा। कुल मिला के मुद्दा ये है कि जैक स्नाइडर की वैल्यू में तभी समझ में आई जब हमने जॉश व्हीडन की जस्टिस लीग देखी। इसके पहले तक तो हम लोग मैन ऑफ स्टील और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन को भी एवरेज मूवीज ही मानते आए थे, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि स्नाइडर कट भले कितनी भी बार रिलीज हो जाए, मूवी तो वही सेम रहने वाली है, मतलब वही फ्लॉप मूवी, क्योंकि एक्टर्स तो वही हैं जो वही कैरेक्टर्स को प्ले करेंगे, तो मूवी में क्या ही डिफरेंस होगा। लेकिन जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग का रीसेंट ट्रेलर देखने के बाद और इसे जॉश व्हीडन की जस्टिस लीग से कंपेयर करने के बाद इस बात में कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए कि दोनों मूवीज कितनी अलग है। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करेंगे इस बारे में कि जॉश व्हीडन ने कैसे एक पूरी मूवी को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। तो बिना कोई भी काट पीट करे चलिए शुरू करते हैं। तो मैन ऑफ स्टील या बैटमैन वर्सेस सुपरमैन को छोड़कर अगर आपने जैक स्नाइडर की कोई भी मूवी देखी है, जो आई एम वेरी श्योर कि देखी ही होगी क्योंकि 300 और वॉचमैन तो सबने देखी है, तो आपको ये पता होगा कि बंदे का अपना एक अलग स्टाइल है। एक डार्क सी टोन, डिसैचुरेटेड कलर्स और स्लो मोशन सीक्वेंसेस का काफी यूज होता है। ये कुछ चीजें हैं जो जैक अपनी मूवीज में रखते हैं, फिर चाहे वो उल्लू के एनिमेटेड मूवीज हो या फिर एक ज़ॉम्बी हॉरर एपोकलिप्स मूवी। और वैसे ही ऑफ द टॉपिक बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने आउल्स ऑफ गाहूल या फिर डॉन ऑफ द डेड नहीं देखी है, तो दोनों ही एपिक मूवीज हैं जो जैक स्नाइडर ने बनाई थी, बहुत अच्छी है, देखना जरूर। तो जो 1 मिनट पहले मैंने चीजें बताई, इन्हें बताने का पॉइंट ये था कि अगर आप लोग जॉश व्हीडन की जस्टिस लीग देखोगे तो इनमें से एक भी पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। टोन काफी लाइट है, कलर्स काफी सैचुरेटेड है, इनफैक्ट बहुत सी जगहों पे तो ओवर सैचुरेटेड कलर्स है, एंड एक्शन सीक्वेंसेस इतनी जल्दी में शूट हुई है मानो किसी की ट्रेन छूट रही हो। और सीजीआई को देखकर ऐसा लगेगा मानो किसी ने नोकिया 1100 पे एडिट किया हो। अब जिन लोगों को नोकिया 1100 के बारे में नहीं पता, तो आप लोग रेफरेंस के लिए अपने घर की ईंट से इसे कंपेयर कर सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं कायदे से मूवी का एक एक शॉर्ट ब्रेकडाउन करना चाहता था, लेकिन फिर वीडियो 6-8 घंटे का बन जाता और कोई देखता नहीं, तो इसे शॉर्ट में जल्दी कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मूवी की स्टार्टिंग को ही देखोगे तो जॉश व्हीडन ने इसके स्टार्टिंग शॉट को चेंज कर दिया एक ऐसे सीन से जो सुपरमैन को ट्रिब्यूट देने के लिए बना था। लेकिन नोकिया 1100 अल्ट्रा प्रो मैक्स अल्टीमेट लाइट पे जो एडिटिंग करी गई थी, उसका असर हमें इसी सीन से दिखने लगा। ट्रिब्यूट का मतलब होता है कि ऑडियंस उसे देखकर इमोशनल हो, हंसाना नहीं था पब्लिक को। एंड जानते हैं इसका सबसे बुरा इफेक्ट क्या पड़ा? हमें पहले से इस बात का अंदाजा हो गया कि मूवी सीजीआई के मामले में हगने वाली है, तो जब सुपरमैन स्क्रीन पे आया, हमारा ध्यान उसके एक्शन पे नहीं, उसकी मूंछों पे था। इतना बड़ा स्टूडियो, इतना घटिया सीजीआई, ऐसा कैसे हो सकता है? और आप जानते हैं एक यूट्यूबर ने इससे ज्यादा बेटर एडिटिंग करी थी। यकीन नहीं आता? खुद देख लो। और सिंस सीजीआई की बात निकली है तो इसे ढंग से कवर कर ही लेते हैं। तो मूवी के हर एक सीन में, ऑलमोस्ट हर एक सीन में सीजीआई का इस्तेमाल हुआ ही है, चाहे छोटे हों या बड़े। लेकिन जहां भी स्पेशल इफेक्ट्स यूज करे गए हैं, ऐसा लग रहा है कि 4 साल के बच्चे ने एक हाथ पीछे बांध के काम किया हो। नहीं, सीरियसली, सेट पीसेस एकदम नकली, एक्शन सीक्वेंसेस ऐसी मानो 90s का वीडियो गेम चल रहा है, और ये क्या क्लाइमैक्स के टाइम पे सस्ती जड़ें निकल रही हैं जमीन से, और एंड में क्या इनमें से फूल पौधे उगा दिए, क्या सेंस था इस बात का? और सुपरमैन की मूंछों पे तो एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। देखो, जब भी अपन पेपर खराब करके आते हैं ना, तो अपन को पता होता है कि अपन क्या करके आए हैं, और रिजल्ट आने से पहले कितनी भी मस्ती मार ले, कितनी भी अय्याशियां कर ले, अपने को पता होता है कि रिजल्ट क्या आएगा। तो अगर आपको पता है कि मूवी का सीजीआई कमजोर है, जो ऑफ कोर्स आपको पता होगा क्योंकि प्रोडक्शन टीम के सारे लोग तो अंधे नहीं हो सकते ना, तो अगर आपको पता है कि मूवी का सीजीआई एकदम बर्बाद लेवल का है, तो आप सबसे पहली चीज क्या करोगे? मैं बताता हूँ। मूवी का विलन सीजीआई से नहीं बनाओगे। लेकिन जब आपने पहले ही काम गलत किया है, तो मूवी में आगे तो क्या ही किया होगा? सोच लो। सोचना क्या है, सबने देख ही लिया। और अब स्टेपनवुल्फ पे आए हैं तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो स्टेपनवुल्फ जो मूवी का मेन विलन है, उसके बारे में सिर्फ वही लोग जानते होंगे जो डीसी कॉमिक्स को थोड़ा सा डीपली फॉलो करते हैं, और जो लोग इसके बारे में मूवी देखने से पहले नहीं जानते थे, वो मूवी देखने के बाद भी इसके बारे में कुछ नहीं जान पाए, क्योंकि पूरी पिक्चर भर इसने मदर मदर चिल्लाया है और डब्बे ढूंढे हैं बस। एंड इसके अलावा भी जो बाकी कैरेक्टर्स हैं, उन्होंने स्टेपनवुल्फ के बारे में कोई हिस्ट्री या बैकग्राउंड ज्यादा खास दिया ही नहीं, बस ये बताया कि इससे पहले इसने अर्थ को इन्वेड करने की कोशिश करी थी, और दूसरा ये लंबा है, बहुत लंबा। एंड आज के टाइम पे जहाँ थानोस, लोकी और किलमोंगा जैसे सुपर विलन्स हैं और जिन्हें कुएं जैसी डेप्थ दी गई है,
इनफैक्ट इसी बात को लेकर कंफ्यूजन हो जाता है कि इन्हें विलन्स भी बोलना या नहीं। वहां पे ये बारिश में पानी का गड्ढा क्या कर लेता। अब मैं मानता हूँ कि इसे मूवी में रखने का डिसीजन जॉश व्हीडन का नहीं बल्कि जैक स्नाइडर का था, और उसके पीछे काफी सिंपल सा रीजन था कि ये मूवी एक्चुअली में 2 पार्ट में डिवाइड होने वाली थी, जिसमें से पहले पार्ट में जस्टिस लीग यूनाइट होती और ये भाई साहब अर्थ पे आके डार्क साइड के लिए फील्डिंग जमाते। लेकिन फिर भी कैरेक्टर को डेप्थ तो देनी चाहिए, जो आई एम वेरी श्योर कि जैक स्नाइडर ने दी होगी, लेकिन सिंस व्हीडन और WB वाले इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने सब कुछ काट पीट के अलग कर दिया। और ऐसा नहीं है कि CGI से बने हुए कैरेक्टर से हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। थैनोस, अल्ट्रॉन, कार्ल सबसे कनेक्ट हुए ना अपन लोग। डेप्थ देना तो छोड़ दो, ऐसे वाहियात डायलॉग्स दिए कि क्या बताऊं। एंड अगला पॉइंट भी वही है, डायलॉग्स। अब इस मूवी के डायलॉग्स ऐसे हैं जिन्हें सुन के आपको लगेगा कि अपने कानों में चम्मच डाल के 2 बार घुमा लो। फॉर एग्जाम्पल ये वाला, यहाँ पे सुन के ऐसा लगा कि वाह सुपरमैन ने एंट्री ली है, क्या डायलॉग दिया है। लेकिन फिर ये हो गया, माना कि जस्टिस लीग के ऊपर मूवी बना रहे हो, लेकिन हर बात बोली नहीं जाती। मैं खाना खाने का बहुत बड़ा शौकीन हूँ, लेकिन आज बस बैठ के पा दूंगा। फिर सुपरमैन जब मर के वापस आया तो सबसे पहली चीज जो लोइस उससे कहती है वो ये है कि वो अच्छा स्मेल करता है। उसके बाद वो उससे पूछती है कि वापस आके कैसा लगा, तो सुपरमैन उसे जवाब देता है इची, मतलब खुजलीदार। 4 साल से तराश रहे थे जैक स्नाइडर इस कैरेक्टर को, 4 साल से। 1 सेकंड में जॉश व्हीडन ने इसे सुपरमैन से एजगार्ड का मॉडल बना दिया। मार्था लोइस के साथ बैठ के अपने मरे हुए बेटे की मौत का शोक मना रही है। बीच में आ गया सेक्स जोक। इनफैक्ट इस पूरी मूवी में ऑकवर्ड सेक्स जोक्स और फालतू का सेक्सिज्म घुसाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी गई है। और गैल गैडोट जो इस पूरी मूवी की एकमात्र फीमेल सुपर हीरो थी, तो उन्हीं को ये सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ी। एक्वामैन की वियर्ड अप्रोचेस, बैटमैन के साथ जबरदस्ती की पेयरिंग, और फ्लैश को तो एडमायरिंग ऑकवर्ड लुक से शुरू करके एक मोलेस्टर ही बना दिया आगे जाकर। क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया होगा इन लोगों ने सेट पे। इनफैक्ट रे फिशर ने तो आगे जाके स्टेटमेंट्स भी दिए हैं कि जॉश व्हीडन ने कई बार उनके साथ सेट पे रेसिज्म किया। ये एंड का पूरा डायलॉग वो बोलना तक नहीं चाहते थे, क्योंकि पर्सनली साइबॉर्ग एज ए कैरेक्टर उस जगह पे था ही नहीं कि वो इस चीज को सेलिब्रेट कर पाए। लेकिन सिंस साइबॉर्ग कॉमिक्स में ये चीज बोलता है और वो ब्लैक है, तो ही सपोज टू से दैट। और अगर हम लोग कैरेक्टर्स की ही बात कर रहे हैं, तो फिर कैरेक्टर्स वाले पॉइंट को पकड़ के आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। तो इस पूरी मूवी को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो हर कैरेक्टर के 2 रूप है। पहला बैटमैन, जिसका पहला वर्जन काफी हद तक बैटमैन जैसा ही है, जो सारे के सारे सुपर हीरोज को इकट्ठा करता है ताकि वो लोग स्टेपेनवुल से लड़ सके, एंड वाली बैटल में अपने आप को सैक्रिफाइस करने जाता है। लेकिन इसका दूसरा वर्जन वंडर वुमन से जबरदस्ती बहसबाजी करता है और ये सस्ते जोक्स भी मारता है। इतने सालों में अगर मैंने कोई चीज सीखी है ना, तो वो ये है कि बैटमैन का कुछ भी कभी भी सस्ता हो ही नहीं सकता, जोक्स भी नहीं। और इस मूवी में तो उसने अमीरी को लेकर ही 4 जोक्स मार दिए। क्या व्हीडन साहब कम से कम जोक्स तो रिपीट नहीं करते। ओह मैं तो भूल गया था, रिपीट करना तो आपकी आदत है। फिर दूसरी आती है वंडर वुमन, जो वैसे तो पूरी मूवी में एक सुपर हीरो जैसे रही, लेकिन कहीं कहीं पे इससे टीनेजर वाली हरकतें कराने की कोशिश करी गई हैं। जैसे यहाँ पे एक्वामैन के क्रिंज पे हंस देना, या फिर साइबॉर्ग के जबरदस्ती के ह्यूमर को एंटरटेन करना। एंड क्लियरली रे फिशर और गैल गैडोट ने व्हीडन के जो डायलॉग्स थे उनको लेके जो भी उनका डिस्प्लेजर था उसे स्क्रीन पे ही दिखा दिया, छुपा तक नहीं पाए वो लोग इसे। और गैल गैडोट ने तो ये फ्लैश वाला सीन करने से ही मना कर दिया था, तभी इस सीन के लिए डबल का इस्तेमाल किया गया। सोचो आप। फिर इसके बाद सुपरमैन का कैरेक्टर सबसे बेस्ट है। आधी मूवी में आया और इनिशियली उसे देख के लगा कि वो कंफ्यूज्ड और एंग्री भी है, क्योंकि ये लोग उसे दोबारा उसी दुनिया में लेकर आ गए जहां वो बचपन से ही अपनी जगह को ढूंढ रहा था। एंड ये चीज उसके कैरेक्टर के लिए एकदम परफेक्ट थी। लेकिन इसके 2 मिनट बाद ही उसने इस चीज को ऐसे एक्सेप्ट कर लिया जैसे एक आशिक पापा के डर से अरेंज मैरिज को कर लेता है। मूवी में पहले तो वो इसी बात को लेकर गुस्सा रहता है कि क्यों उसे जिंदा कर दिया, और आखिरी में जिंदा करने को लेकर ही 2 बार डायलॉग मार देता है कि कहीं मर ना जाऊं। भाई आप सुपरमैन हैं, जिनका न्यूक्लियर मिसाइल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। एक मदर बॉक्स के ब्लोबैक से क्या ही हो जाएगा आपको। और हाँ, इन भाई साहब की एंट्री को ग्लोरीफाई करने के लिए बाकी लीग मेंबर्स को ऐसे चीयर करवाया जैसे स्कूल के बच्चे हों। बैटमैन को भी, बैटमैन नेवर चीयर्स फॉर एनीवन। टेक्निक ही गलत है तुम्हारी। खैर वीडियो का टॉपिक ही ऐसा है कि अगर इस पे मैं 6 घंटे बोलता जाऊं तो बोलता ही जाऊंगा, रुकूंगा नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए इसे बस इतना ही रखते हैं। और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जस्टिस लीग को बर्बाद करने में सिर्फ जॉश व्हीडन का हाथ नहीं था, WB वालों का तो बहुत ही बड़ा हाथ था। तो मुझे पता है। तो देखो, जॉश व्हीडन कहीं से भी फंसे नहीं थे इस मामले में। वो उन लोगों में से हैं जिन पे घंटे के हिसाब से रेसिज्म, रेशियल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, इन चीज के एलिगेशंस लगते रहते हैं, और वो भी अलग अलग लोगों से। तो अगर आप इनकी बाकी की मूवीज के रिपीटेड जोक्स और ह्यूमर के नाम पे जो बावासीर होता है उसे थोड़ा दिमाग लगा के सोचोगे,
तो आपको रियलाइज होगा कि क्या दिखाते हैं ये। एंड ऐसी चीजों को अगर मैं इनेबल करूंगा तो एज अ ह्यूमन बीइंग मैं फेल हो जाऊंगा। और जहां तक WB वालों की बात है तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इस वीडियो में मैंने नाइटमेयर सीक्वेंस का कोई भी मेंशन नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि इस मूवी से उस चीज को हटवाने में WB वालों का हाथ था। लेकिन ये अपने आप में एक अलग वीडियो डिजर्विंग टॉपिक है कि कैसे WB वालों ने एक सुपर हीरो यूनिवर्स को बर्बाद करके रख दिया, तो उसे किसी और दिन देखेंगे। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद आप सभी लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड, ट्विटर, एक अलग चैनल बना है, वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। सारी की सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। दुनिया जमाने में कहीं भी कर लो, सब फ्री है। लाइक बटन दबाना मत भूलना। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन अभी भी रेड दिख रहा होगा, उसे टच करो और क्रिएट बनाओ। और हाँ, जाने से पहले मुझे कमेंट्स में चीज बताना मत भूलना कि इस वीडियो को लेकर आपके क्या थॉट्स है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि ये मूवी इतने क्रिटिसिज्म को डिजर्व करती है। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती।